नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों, आज की 4th क्लास लेकर आ चुकी हूँ। PGI चंडीगढ़ और डॉक्टर RML राजस्थान CHO और भी अदर नर्सिंग के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं, सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको देख लेना। आज ही एमएसएन का आज भी हम कंटिन्यू करेंगे ऑर्थो का चैप्टर। ठीक है, ऑर्थो के गोल्डन पॉइंट्स हैं। ठीक है, ऑर्थो से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन बनेगा किसी को नहीं पता होता है, तो इसलिए जितना पढ़ लो उतना कम रहता है एग्जाम के लिए। तो सब कुछ कवर होना ज़रूरी है दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर आज ही हो जाएंगे आपके, दोबारा आपको बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। वीडियो को एंड तक देखना और प्लीज़ वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक दे देना अगर आप वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला आपको गोल्डन पॉइंट दिख गया होगा, ऑस्टियोपोरोसिस इज मोस्ट प्रेवलेंट बोन डिजीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस एक मोस्ट प्रेवलेंट बोन डिजीज है हमारे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड वाइड। अब यार नेक्स्ट पॉइंट आपका है फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया ही था, डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर जो है उसे हम कोल्स फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट इज कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ये आपका एक हेडलाइन है। ठीक है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो है कॉम्प्लिकेशन है फ्रैक्चर की कंडीशन में कॉम्प्लिकेशन जो अराइज होती है वो है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंक्रीज प्रेशर विद इन दी मायोफेशियल कंपार्टमेंट्स। जो मसल्स के मायोफेशियल कंपार्टमेंट्स होते हैं उसके अंडर में जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्रिएट कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। नेक्स्ट है कंपार्टमेंट सिंड्रोम इज़ अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ कास्टिंग एंड स्प्लिंटिंग। फ्रैक्चर के टाइम पे जो कास्टिंग एंड स्प्लिंटिंग करते हैं उसकी वजह से जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होती है वो है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। एंड इट अकर व्हेन देयर इज़ इंक्रीज प्रेशर, और ये तभी होता है जब उसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, कन्फाइंड स्पेस विच कॉम्प्रोमाइज़ द ब्लड फ्लो। जैसे कि मैंने आपको गोल्डन पॉइंट्स में बताया ही था कि जब हमारा पेशेंट का जो कास्ट होता है वेट होता है तो उसे पाम से उठाना है, फिंगर टिप से, फिंगर से नहीं। और साथ ही साथ वेट कास्ट को हमें फ्लैट सरफेस पे भी नहीं रखना है क्योंकि प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। प्रेशर क्रिएट होगा तो अब आपको मैं वही बता रही हूँ, प्रेशर क्रिएट होगा तो आपका ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, टिश्यू की परफ्यूजन लो हो जाएगी और उसके वजह से जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन है वो कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो कल की और आज की क्लास मैचअप हो रही है थोड़ी बहुत, और आई होप आपने अगर कल की क्लास देखी होगी तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट है ओस्टियोपोरोसिस। अब ओस्टियोपोरोसिस की बात देख लेते हैं। ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियो का मतलब तो समझ ही रहे हैं, ओस्टियो का मतलब है बोन एंड पोरोसिस का मतलब है बोन्स का पोरस हो जाना। ठीक है, इसमें क्या है, जो पोरोसिटी है और ब्रिटलनेस है बोन की। ब्रिटलनेस मतलब बोन का टूट जाना आसानी से, और पोरस हो जाना, जो ये कॉज होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन डी डेफिशिएंसी इन एडल्ट्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाने की वजह से ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया। अब नेक्स्ट है कार्डिनल सिम्टम ऑफ रिकेट्स। अब रिकेट्स के कार्डिनल सिम्टम पूछे हैं। कार्डिनल सिम्टम मतलब मेन सिम्टम्स। ठीक है, जिसमें कि होता है क्रेनियोटेप्स। ठीक है, क्रेनियोटेप्स जिसमें कि थिनिंग ऑफ स्कल बोन्स काफ़ी थिन हो जाती है क्रेनियोटेप्स में। अब है रैचेट रोजरी में क्या होता है, रिब बीडिंग हो जाती है। और अब नेक्स्ट है बिडिंग पिजन ब्रेस्ट। ठीक है, पिजन ब्रेस्ट में क्या होता है, जैसे कि आपका ये नेक है, दिखा देती हूँ मैं आपको, ये आपका नेक है, ये आपका चेस्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, चोंच से निकल जाती है हमारी जो स्टर्नम है ना, बीच की ब्रेस्ट बोन, वो काफ़ी पैनी हो जाती है। ठीक है, पिजन का जो चोंच होता है ना उस टाइप का हो जाता है, इसलिए इस कंडीशन को हम बोलते हैं पेक्टस कैरिनाटम। ठीक है, एंड बोइंग ऑफ द लेग्स जो हमारे हैं सीधे सीधे होते हैं। ठीक है, ये आपका पेट है और आपके पैर सीधे सीधे होते हैं। लेकिन रिकेट्स की कंडीशन में क्या होता है, पैर ऐसे हो जाते हैं, ऐसे बो शेप। ठीक है, बाहर की तरफ निकल जाते हैं, ऐसे ऐसे हो जाते हैं, सीधे नहीं रहते, ऐसे हो जाते हैं पैर आपके। ये रिकेट्स की कंडीशन में बोइंग ऑफ लेग्स होते हैं। एंड वैडलिंग गेट हो जाता है पेशेंट का। एंड शॉर्ट स्टेचर होता है, वो थोड़ा कम होता है हाइट में। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका रैचेटिक रोजरी कैन बी फ्रिक्वेंटली सीन इन रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स में ही ये जो कार्डिनल साइंस देखे जाते हैं, रैचेटिक रोजरी, एंड इट इज़ अ क्लासिक बीडिंग ऑफ ऑस्टियोकॉन्ड्रल जंक्शन ऑफ रिब्स का जो ऑस्टियोकॉन्ड्रल जंक्शन है उसमें बीडिंग हो जाना, उस कंडीशन को ही बोलते हैं रैचेटिक
रोजरी। नेक्स्ट इज कार्पोपेडल स्पाज्म। कार्पोपेडल स्पाज्म इंडिकेट करता है हाइपोकैल्सीमिया। आप इसको अंडरलाइन करें, स्क्रीनशॉट लें फॉर द स्टडी पर्पसेस, या नोट डाउन करें अपने नोट्स में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन की वजह से कौन सा साइन एंड सिम्टम आपको देखने को मिलेगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। आपको बोलना होगा कार्पोपेडल स्पाज्म, ठीक है। या तो ऐसा भी क्वेश्चन में आ सकता है कार्पोपेडल स्पाज्म कौन से कंडीशन में देखा जाएगा, तो आपको लिखना है हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट एलिवेशन ऑफ ESR एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP और ESR जब एलिवेट रहता है तो उसका मतलब है ये एक्चुअल फेज ऑफ RA रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन हो सकती है, सस्पेक्टेड है। कार्पल टनल सिंड्रोम जो कॉज होता है बाय द कंप्रेशन ऑफ मीडियल नर्व, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। कार्पल टनल सिंड्रोम कॉज बाय कंप्रेशन ऑफ मीडियल नर्व। अब नेक्स्ट वहीं आपका बन रहा है क्यूबिटल टनल सिंड्रोम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। क्यूबिटल टनल सिंड्रोम occurs when the ulnar nerve in the arms become compressed और irritated, ठीक है। तो दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम के पर्पज़ से, तो आप इसको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, दोनों ही बेटर है आपके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पे फुट ड्रॉप की कंडीशन है। फुट ड्रॉप इज कॉज्ड बाई एन इंजरी टू द कॉमन पेरोनियल नर्व। अब कॉमन पेरोनियल नर्व की इंजरी की वजह से फुट ड्रॉप होता है, और फुट ड्रॉप भी देखा जाता है ज़्यादातर उस कंडीशन में जो पेशेंट काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग नॉन एम्बुलेटरी होते हैं या ICU में रहते हैं, उन पेशेंट में फुट ड्रॉप की कंडीशन देखी जाती है। एंड पेन अराउंड दी पिन साइट। पिन साइट कौन सी फ्रैक्चर वाले पेशेंट में देखी जाएगी आपको, जो इंटरनल पिन्स इंसर्ट करते हैं उन पिन साइट में पेन होना, वार्मनेस होना, रेडनेस होना, स्वेलिंग, प्रूलेंट डिस्चार्ज आना, ये इंडिकेट करेगा कि पेशेंट को पिन साइट इन्फेक्शन है, and this which can develop as osteomyelitis. Osteomyelitis is the condition of inflammation of the bones, osteomyelitis. The next is the nurse should stand. The nurse काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले ही बोल देती हूँ आपको, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर आएगा ये, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। द नर्स शुड स्टैंड ऑन द अफेक्टेड साइड वाइल एम्बुलेट द क्लाइंट। अब एक पेशेंट है, ठीक है, पैरालिसिस है, हाफ साइड बॉडी है, ठीक है, एक साइड अफेक्टेड है, एक है नॉन अफेक्टेड, एक है अफेक्टेड, एक है नॉन अफेक्टेड, ठीक है। जिसमें पेशेंट को पैरालिसिस हो रहा है, आपको उस तरफ खड़े होना है। जिस तरफ पेशेंट खुद अपने साइड को एम्बुलेट कर सकता है वो तो पेशेंट कर लेगा, और जो वीक साइड है ना, आपको वहां पे खड़ा होना है और वो पेशेंट को असिस्ट करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट है गेट, ठीक है। आपका ये क्रच का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा। यहाँ पे 4 पॉइंट गेट, 3 पॉइंट गेट और 3 पॉइंट स्विंग थ्रू गेट की बात कर रहे हैं। तीनों क्वेश्चन देखे बिना मत जाना यहाँ पर। 4 पॉइंट गेट जो होता है उसको वेट बियरिंग गेट बोलते हैं, जिसमें पेशेंट वेट बियर कर सकता है, और ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है व्हेन बोथ लेग्स आर वीक एंड कंडीशन। अगर दोनों ही पैर वीक हैं तो इसमें क्या होगा, आपका 4 पॉइंट गेट होगा, ठीक है, ठीक है। 4 पॉइंट गेट होगा, यहाँ 3 पॉइंट गेट की बात हो रही है, क्योंकि दो आपके क्रच होंगे, 2 आपके पैर होंगे, 4 हो गए, इसलिए 4 पॉइंट गेट बोल रहे हैं। अब 3 पॉइंट गेट का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। इसको बोलते हैं नॉन वेट बियरिंग गेट, यूज्ड व्हेन द इंजर्ड लेग कैन बी बियर सम वेट, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है जैसे कि अगर कोई लेग है जो कि इंजर्ड है, ठीक है, और वो थोड़ा बहुत अपना बियर डाउन वेट को झेल पा रहा है, तो इसमें क्या होगा, 2 क्रच होंगे आपके, ठीक है, 2 आपके क्रच होंगे, या हो सकता है आपका एक क्रच हो, ठीक है, एक आपका, आपको दिखा देती हूँ वेट, एक आपका क्रच होगा, ठीक है, अफेक्टेड साइड पर, नॉन अफेक्टेड साइड पे आपका एक पैर होगा, और तीसरा वाला जो अफेक्टेड है, इंजर्ड है। तो आई होप आपको समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या बता रही हूँ, तसल्ली से बताती हूँ। 3 पॉइंट में पहला क्रच हो गया, पहला वो पैर है जिसमें आपको, ठीक है, आप बियर डाउन कर सक रहे हैं, और दूसरा बोला वो है इंजर्ड लेग जिसमें आप थोड़ा वेट डाल सकते हैं। तो ये 3 हो गए, इसलिए 3 पॉइंट गेट बोलते हैं, नॉन वेट बियरिंग गेट, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है 3 पॉइंट स्विंग थ्रू द गेट। इट इज यूज्ड टू कीप ऑल द प्रेशर ऑफ फ्रॉम द इंजर्ड लेग्स एंड स्विंग बोथ लेग्स थ्रू, ठीक है। 3 पॉइंट स्विंग है थ्रू द गेट, ठीक है। इसमें पेशेंट क्या करता है, इसमें पेशेंट आगे को क्रच रखेगा, उसके बाद पैर पीछे होते हैं, ठीक है, आगे क्रच रखेगा, पैर को और आगे लेके जाएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे 3 पॉइंट स्विंग थ्रू द गेट, ठीक।
अब नेक्स्ट है आपका गाउट। Gout is a syndrome of acute attack of arthritis. Gout is the type of arthritis which is caused by hyperuricemia when the uric acid level increase in the blood more than normal level. The next is incidence of प्राइमरी गाउट। प्राइमरी गाउट का जो इंसिडेंस है मैंने आपको पहले भी बता रखा है, मेंस में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ वुमेन्स, एंड लिमिटेड इनटेक ऑफ प्यूरिन रिच फूड, बिकॉज प्यूरिन रिच फूड जो है गाउट में रिस्ट्रिक्टेड होता है, बिकॉज प्यूरिन का खाने के बाद बॉडी में यूरिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, लीवर एंड सार्डिन जो है प्यूरिन रिच फूड्स है। एडवाइस फॉर द पेशेंट विद द गाउट एंड द पैचेट डिजीज इज डिसऑर्डर ऑफ बोन रीमॉडलिंग प्रोसेस। स्कोलियोसिस, लेटरल कर्वेचर। ठीक है, ये आपकी जो आप यहाँ सामने खड़े हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं स्कोलियोसिस की कंडीशन में क्या है, कर्वेचर आपका जो होगा लेटरल होगा। सामने आपको एक इमेज बना देती हूँ, ये एक मॉडल है, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेट है, आप स्ट्रेट में इमेजिन करना, आपकी जो स्पाइन है वो ऐसे लेटरल साइड में मुड़ जाएगी, पेशेंट साइड में झुका हुआ होगा। ठीक है, साइड में कर्वेचर होगा तो उसको स्कोलियोसिस बोलेंगे, लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। एंड द नेक्स्ट इज काइफोसिस। काइफोसिस की कंडीशन में आउटवर्ड कर्वेचर होगा थोरेसिक स्पाइन का, जैसा मैंने आपको बताया था कूबड़ निकल जाना, ये सर्वाइकल है, ये आपकी थोरेसिक वर्टेब्रा। ठीक है, अब ये इसका एक्सग्रेशन हो जाना, बाहर निकल जाना, उसे हम बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में कूबड़ निकल जाना, विच इज़ ऑल्सो नोन एज हम्प बैक एंड ऑल्सो नोन एज काइफोसिस। नेक्स्ट इज लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस L4 लॉर्डोसिस एंड L4 लंबर स्पाइन। तो आपको इस तरीके से याद करना पड़ेगा। कभी कभी एग्जाम में लंबर या आपको थोरेसिक स्पाइन नहीं पूछा जाएगा, आपको बोला जाएगा आउटवर्ड कर्वेचर एंड इनवर्ड कर्वेचर, तो आपको इस तरीके से भी याद कर लेना चाहिए, काफ़ी बेटर रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो काइफोसिस इज आउटवर्ड कर्वेचर। आउटवर्ड कैसे, इसका आउटवर्ड निकल जाना होता है ना थोरेसिक स्पाइन का, तो आपको इस तरीके से याद करना है। और लॉर्डोसिस में इनवर्ड कर्वेचर क्या होता है, लंबर जो होती है ना, ये सर्वाइकल है, थोरेसिक है, ये आपकी लंबर है, ये सैक्रम है, आपकी लंबर आगे को निकल जाती है, इनवर्ड अंदर को ऐसे और आगे निकल जाती है। ठीक है, तो आपको इनवर्ड कर्वेचर इस तरीके से याद रखना होगा। पेशेंट विथ प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क इज एडवाइज टू स्लीप ऑन वन साइड विद हिप एंड नी फ्लेक्स्ड एंड अ पिलो बिटवीन द लेग्स। आपको पता होगा जैसे कि कंडीशंस होती हैं पेशेंट की, इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो होती है, वर्टेब्रा के बीच की जो डिस्क होती है वो प्रोलैप्स होने पे क्या होता है, पेशेंट को ये एडवाइस किया जाता है उसे वन साइड पे सोना है, किसी भी साइड पे साइड लाइन पोजीशन लेके सोना है, हिप और नीज को फ्लेक्स करके बीच में एक पिलो रख के सोना है। C5 एंड C6 एंड C7 ये एक ऐसी वर्टेब्रा है जो मोस्ट कॉमन साइड है फॉर द सर्वाइकल वर्टेब्रल प्रोलैप्स। द नेक्स्ट इज L4 L5 S1 जो है मोस्ट कॉमन साइट फॉर द लंबर वर्टेब्रल प्रोलैप्स है। प्रोन पोजीशन में भी रिकमेंडेड फॉलोइंग एम्पुटेशन ऑफ द लोअर लिम्स। नेक्स्ट है, इन लोअर लिम एम्पुटेशन में क्या होता है, जो लोअर लिम का एम्पुटेशन स्टम्प होता है शुड नॉट बी एलिवेटेड ऑन द पिलो बिकॉज इट कैन लीड टू फ्लैक्शन कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है, खिंचाव जिसे बोलते हैं, जो कि परमानेंट होता है। इफ़ द फिजिशियन रिकमेंडेड देन द फुट एंड ऑफ द बेड कैन बी एलिवेटेड। अगर फिजिशियन ने रिकमेंड किया गया है किसी वजह से तो फुट एंड को बेड पे एलिवेट कर सकते हैं। अब जो अबव नी एम्पुटेशन होता है, प्रिवेंट द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द स्टम्प बाय यूजिंग सैंड बैग। ठीक है, सैंड बैग से कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बिलो नी का एम्पुटेशन होता है, नी से नीचे का एम्पुटेशन, वो डिस्करेज दी प्रोलॉन्ग सिटिंग को डिस्करेज करना है, और हैंगिंग द स्टम्प वाइल सिटिंग के टाइम पे स्टम्प जो है एम्पुटेशन का उसको हैंग करना है। नेक्स्ट है एम्पुटेशन दैट इंक्लूड्स ऑल लेवल ऑफ थाई एम्पुटेशन फ्रॉम हिप टू नी जॉइंट इज नोन एज ट्रांसफीमोरल एम्पुटेशन। आपको पिछली क्लास में ये क्वेश्चन मैंने दिखाया था किस तरीके से आता है क्वेश्चन में ये था कि विच टाइप ऑफ एम्पुटेशन दैट इंक्लूड द ऑल लेवल ऑफ थाई एम्पुटेशन फ्रॉम द हिप टू नी जॉइंट। तो आपके 4 ऑप्शन थे, उसमें से राइट ऑप्शन जो आपका था वो है ट्रांसफीमोरल एम्पुटेशन। तो ये आपके ऑर्थो के गोल्डन पॉइंट्स थे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। तो उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।